जो लोग ऑनलाइन हैं उनको वेलकम है एनएलसीसी क्लासेस में। और हम लोग बस जल्दी क्लास शुरू कर रहे हैं। जहाँ दो गवर्नमेंट मिलकर काम, या जहाँ पे जो जो भी चीज़ दो लेवल पे हो रही होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नमेंट, लोकसभा, राज्यसभा, जहाँ जहाँ दो चीज़ें आपको दिखेंगी, पार्लियामेंट या फिर कहीं पर भी दो चीज़ें दिखेंगी, तो उसको बाई कैमरल। हो गया? हम्म। अब बेटा पीछे हो गया। घर पे नहीं पढ़ा था जाकर के? पढ़ा था, फिर इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, कौन सा कोई एग्जाम थोड़ी हो रहा है, जस्ट चेकिंग हो रही है कि आप लोग कितना समझ में आया आप लोगों को। हाँ। एज चलो देखते हैं। शीट्स हटा लो। क्वेश्चन आएगा, आंसर आता हो तो आंसर देना नहीं है, बस इशारा कर देना कि हाँ मुझे आता है। ठीक है, तो जो हाथ नहीं उठाएगा क्वेश्चन उसी से होगा। सही है, सही सही तरीका है क्वेश्चन पूछने का। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है ना। अब उसमें भी बच्चे चालाक हैं, सभी हाथ उठाएंगे, सभी से क्वेश्चन होगा। हाथ उठाया तुम लोगों ने, बचोगे किसी हाल में नहीं, और तीन ही हो सामने। ठीक है, देखो। इंडियन फेडरल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर इज बोरोड फ्रॉम वेयर? ठीक है, या विच कंट्री, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। नहीं। जी। इसको आता है, आता है, तुम्हें भी आता है, तुम्हें नहीं आता है? फेडरल सिस्टम रहे तो फेडरल स्ट्रक्चर देख लो, लो यहाँ फेडरल, यहाँ भी फेडरल ऐड कर दे रहा हूँ, लो ऐसे भी कर सकते हो। अब सिस्टम के बारे में मत जानो, एक आगे भी तो लिखा है फेडरल स्ट्रक्चर, कहाँ दे रखा है? सर कनाडा, मैंने कहा था आंसर नहीं देना है। ठीक है चलो, आंसर कनाडा है। क्या है? नहीं यार, ऐसा थोड़ी होगा। आंसर है बेटा इसमें, ये सही था इसका आंसर, कोई आंसर नहीं है इसमें, क्वेश्चन ही गलत है आपका। क्वेश्चन गलत है, तुम तो आंसर दे चुके हो यार, पलटो मत। भाई हसन का आंसर आया है कनाडा, सॉरी सॉरी, कनाडा। और पीछे से आंसर आया है, एक नया आंसर आया पीछे से, नन, कोई भी नहीं। ठीक है, के से। तुम्हारा क्या आंसर है? जापान? अरे यार जापान तो बिल्कुल नहीं होगा, फैस क्या बात करो। जापान में मैंने बताया था एक ही चीज है, जे जे याद रखो, जे फॉर जान पढ़ाया था कल। इतना सिंपल है, जान से लाइफ होता है, बात खत्म। यानी इसमें तो सिर्फ लाइफ होता है, उसको तो याद ही नहीं करना है यार तुमको, वो भी याद करोगे। तो देखो हसन ने तुक्का मारा है, और बहुत सही तुक्का मारा है, आंसर कनाडा है इसका। ठीक है, ऐसा है ही नहीं कि आंसर मैं दू ही नहीं हूं आपको, आंसर तो दूंगा ना मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें है नहीं। फेडरल बोला ना मैंने, फेडरेशन से। एग्जैक्ट वर्ड होना जरूरी नहीं है ना, एग्जैक्ट वर्ड होना जरूरी नहीं है ना। देखो फेडरल तो यहाँ पर भी है, तो या तो मैं ये ऑप्शन देता, ये तो ऑप्शन दिया नहीं मैंने। उसके बाद सेकंड फेडरल वाला कहाँ पर है, या फेडरेशन के बारे में, फेडरल फेडरेशन एक ही चीज, वो यहाँ पे दे रखा है, बस मैंने फेडरेशन को फेडरल कर दिया, समझ रहे हो, और वो ऑप्शन हटा दिया। अगर ये ऑप्शन होता तो ये आंसर होता। इसमें फेडरल स्कीम गवर्नमेंट की, फेडरल सिर्फ गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे दो गवर्नमेंट की बात करें। बाई कैमरलिज्म हर स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे दो दो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट की बात करी जाए, जैसे कि गवर्नमेंट में क्या, लोकसभा, राज्यसभा, तो वो होगा आपका फेडरल या सेंट्रल एंड यूनियन। ठीक है, बाई कैमरलिज्म मतलब होता है कि आपका जुडिशरी, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा भी, पार्लियामेंट भी, जहां जहां दो है, जैसे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, हर लेवल पे जहां दो दो बॉडीज हो, बाई कैमरलिज्म, हर लेवल पे। और जब सिर्फ गवर्नमेंट की लेवल की हम बात करते हैं तो हम फेडरल बोलते हैं, यानी सेंट्रल और स्टेट। समझ लो, तो फेडरल एक छोटी टर्म हो गई, और बाई कैमरलिज्म बड़ी टर्म हो गई, ऐसे समझ सकते हो, चीज एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दो के बाद हम आगे चलेंगे सीधे, दो तीन क्वेश्चन ही करूंगा, इतना टाइम नहीं है इसी में निकल जाए। ठीक है, बस मैं एक चीज मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मिटा दे रहा हूँ, इंडिया बोरोड, इंडिया कर लेना से, इंडिया बोरोड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ये हटा दो। फ्रॉम वेयर इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, ये क्वेश्चन है।
ऑप्शंस देखें जरा सा, ऑप्शंस चेंज करने होंगे हमको थोड़े से। ठीक है, लो अब पीछे जो बच्ची बैठी है उसको पसंद है नन वाला ऑप्शन, तो मैंने दे दिया नन, सिर्फ तुम्हारे लिए। बताओ, फंडामेंटल एक्स तुम्हें पता है? ठीक है, बैठे रहो खामोश। तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? चलो तीनों का आंसर लेते हैं। तुम्हारा क्या आंसर है? और पक्का इस बार नन नहीं है तुम्हारा? है न्यूट्रल कोई ऑप्शन है उधर? यूके, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं न्यूट्रल बोल रहा है। न्यूट्रल कौन सा ऑप्शन है? क्या सही लगता है? मेजोरिटी के साथ जाऊं या सिंगल लड़के के साथ जाऊं, वो तो मतलब तुक्का मारो बेटा, तुक्का नहीं मारो, क्योंकि सर मुझे ये लगता है जो सही है उसके साथ जाइए, तो मैं जाऊंगी बेटा उसके साथ। गलत लगता है आपको? ठीक है, ये यूएसए है, बड़ा सिंपल है यूएसए। ठीक है, अब मैंने बताया बेटा फंडामेंटल राइट्स वाले ज्यादातर पूछता है एग्जाम में। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ नॉर्मली। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी है। इक्वलिटी वाला कहाँ से बोरो किया हमने? हाँ बिल्कुल ठीक है, रूल ऑफ लॉ वहीं दे रखा है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रूल ऑफ लॉ मैंने क्या कर दिया, रूल ऑफ लॉ की जगह इक्वलिटी बोल दिया। रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी एक ही चीज होती है। तो इक्वलिटी अगर एग्जाम में आ जाए तो मतलब पूछ रहा है कि रूल ऑफ लॉ कहाँ दे रखा है। ठीक है, कहाँ दे रखा है? ऑप्शन चाहिए तुमको? करेक्ट। बस यही ऑप्शन है, बताओ। यूएसए में ही है रूल ऑफ लॉ? गेस करो। गेस करो। ऑनलाइन जो भी एक बच्चा ऑनलाइन है, एक दो, वो भी बता सकते हैं। रिटेन होगा आंसर? अभी मुझे नहीं पता, टेस्ट के टाइम में मुझे कुछ नहीं पता। खुद लगाओ। हम हमारे सबसे फेवरेट स्टूडेंट हसन की तरफ आते हैं। हसन, हसन बोलेगा सर लगा दो, देख लो सही है कि नहीं है। इतना टफ ऐसे, इतना तो केबीसी में भी लोग नहीं सोचते जितना तुम यहाँ सोच रहे हो है। यूएसए। ये जिसने बोला था ना सही आंसर है। ठीक है, ब्रिटेन। तो ये क्वेश्चन जो था इसका नहीं, फंडामेंटल राइट्स का नहीं बेटा, वो क्वेश्चन क्या था हमारा? आर्टिकल 14 यानी कि इक्वलिटी रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया। यानी आप लोग को बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो भाई पढ़ो जा करके, तुक्के मारने से नहीं काम चलेगा। अब हम आगे चलते हैं, टॉपिक बढ़ाते हैं ना, इससे ज्यादा मैं क्वेश्चन करके क्यों अपना दिमाग खराब करूं जब आंसर ही सही नहीं मिल रहा। तो आगे चलते हैं। देखो ब्रिटिश में रूल ऑफ लॉ। ठीक है, चलो आगे चलिए। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? डिफरेंस आज पढ़ना था हमको ना यहाँ से। तो भाई हमारा जो है डिफरेंस किस चीज में हम बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी क्या चीज होती है और फेडरेशन क्या चीज होती है। आज हम इसका डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो अंडरलाइन कर लो अपनी शीट्स में कि आज हम जो पढ़ रहे हुए हैं फेडरेशन और यूनिटरी में क्या फर्क होता है। फेडरेशन और यूनिटरी में क्या फर्क होता है, यानी इंडिया किस तरीके का, हम ये भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इसके बाद में दूंगा। जब मैं ये आपको पढ़ा लूंगा ये दोनों लाइन, तो मैं पूछूंगा इंडिया कहाँ फॉल करता है। ठीक है, इंडिया यूनिटरी में फॉल करेगा। देखो दुनिया दोस्तों में बटी हुई, अभी दोस्त से बटा हुआ है ना, इसे हम भाई के बोले। ये दुनिया भी बांट दी ना मैंने, दुनिया मतलब दुनिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है वो दो तरीके से फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। एक तो यूनिटरी, यूनिटरी मतलब होता है वन। ठीक है, फेडरेशन मतलब होता है जहां दो या दो से ज्यादा लोग हों, तो दो या दो से ज्यादा चीजों से भी हम फेडरेशन ही बोलते हैं, चाहे ग्रुप जहां पर हो। ठीक है, अब पढ़ो, देखो लिखा भी है टू, यहाँ क्या लिखा है? सिंगल। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ सारी चीज सिंगल सिंगल। ठीक है, सिंगल है, और क्या है? दो चीजें सिंगल दे रखी, बाकी यहाँ पे टू। यहाँ पे क्या फेडरेशन जहां पर भी होगा वहां पे क्या होगा? दो गवर्नमेंट होंगे। डिफरेंस समझना। और जहां पे क्या होगा? यूनिटरी होगा, वहां पे गवर्नमेंट एक ही होगी। ये पॉइंट लिख लो, गवर्नमेंट दो होंगी, गवर्नमेंट दो ही होंगी। सॉरी गलत लिख रहा हूँ मैं, रबड़ किधर है इसमें? अरे यार, ये और दिक्कत है। देखो यूनिटरी में गवर्नमेंट दो ही होती है, लेकिन एक गवर्नमेंट ज्यादा ताकतवर होती है। फेडरेशन में दो गवर्नमेंट होती है, दोनों गवर्नमेंट ताकतवर होती है। डिफरेंस समझ रहे हो? ठीक है, ये क्या खुल गया? मेंबरशिप नहीं चाहिए, फ्री में काम हो रहा है तो। ठीक है, तो रबड़ ढूंढ रहा था।
हाँ? अच्छा, चलो तो सिंपल सी बात है, नोट कर लो बेटा अपने अपने लफ्जों में। देखो फेडरेशन वो होता है जहां दो गवर्नमेंट होती है पर दोनों ही पावरफुल होती है, ठीक है, बोथ आर पावरफुल। फेडरेशन में बोथ गवर्नमेंट आर पावरफुल, यूनिटरी में एक गवर्नमेंट पावरफुल होगी, दो नहीं होंगी। गवर्नमेंट दोनों होंगी पर पावर किसके पास होगी, एक के पास। फेडरेशन में दोनों के पास सेम पावर होगी, दोनों गवर्नमेंट के पास, ठीक है। यानी देखो दो गवर्नमेंट कौन सी होती है आप जानते हो ना, एक तो सेंटर होता है, अरे कौन सा कलर आ रहा है, हाँ एक सेंटर होता है, ठीक है, और एक कौन सा होता है, स्टेट। तो फेडरेशन में क्या होगा बेटा कि दोनों दोनों क्या होंगे, सेम पावर के होंगे, ठीक है। और जहां पे यूनिटरी होगा वहां पे सेंटर क्या होगा, प्लस यानी ज्यादा पावर का होगा, बस ये डिफरेंस। नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे कि गवर्नमेंट एक होगी, नहीं गवर्नमेंट दोनों ही होगी लेकिन एक ज्यादा होगी। अब यार आगे देखो, डिवीजन ऑफ पावर्स, यहाँ पे पावर का बंटवारा हो रहा होगा, पावर समझ रहे हो, दोनों गवर्नमेंट आपस में अपनी अपनी पावर बांटी हुई होंगी, यार इतनी पावर तुम्हारी इतनी पावर मेरी, यानी जो जिसकी पावर है दूसरा वाला उसकी पावर में इंटरफेयर नहीं करेगा, कि तुम्हारा काम ये मेरा काम, तुम अपना करो मैं अपना करूँ, मैं अपने मामलों में स्ट्रांग हूँ तुम अपने मामलों से, दोनों स्ट्रांग अपनी जगह, ठीक है, काम बांट दिया गया, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, काम बांट दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होगा पूरा का पूरा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा रिटर्न होगा। बाई कैमरलिज्म भी होगा उस कंट्री में, यानी हर लेवल पे दो गवर्नमेंट यानी दो फॉर्म्स होंगे। बाई कैमरलिज्म का सिंपल मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हर चीज की दो टाइप्स होंगी, ठीक है, हर चीज की दो टाइप्स होंगी, उसे हम बाई कैमरलिज्म। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, यानी कौन सी लॉ की किताब सबसे ज्यादा पावरफुल होगी उस जगह पे, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडिया क्या लग रहा है इसके एग्जाम्पल, इंडिया, इंडिया नहीं लग रहा है, इंडिया में पावर बटी हुई है, या सारी की सारी चीजें सेंटर ही कर रहा है, हाँ नहीं है सेम पावर दोनों गवर्नमेंट के पास। चलो आगे देखते हैं, रुको अभी अगला पढ़ लो। यहाँ क्या बोल रहा है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है, यूनिटरी में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिख रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है दो, यहाँ पे लिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पावरफुल होगा। यहाँ बताया नहीं कितने कॉन्स्टिट्यूशन है, पर यहाँ क्या बोल रहा है, एक कंट्री का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप दी जाएगी, यानी नागरिकता सिंगल होगी, यानी कि आप इंडिया के नागरिक हो तो किसी और कंट्री के नहीं हो सकते हो, ये भी इंडिया के केस में होता है, आप इंडिया के नागरिक हो तो किसी और कंट्री के नागरिक नहीं होंगे। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मैंने फीचर्स में पढ़ाया था, जुडिशरी क्या है, मिलकर काम करती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ना, हर लेवल की कोर्ट। तो इंडिया के केस में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, सारे पॉइंट ठीक है इंडिया के केस में। ऑल इंडिया सर्विस, और लास्ट वाला पॉइंट में तो साफ साफ लिख भी दिया है कि इंडिया की सर्विसेज होंगी, यानी ऐसी कंट्री जहां पे इंडिया में इंडिया की सर्विसेज दी जा रही हो, एग्जाम्स कराए जा रहे हो इंडिया के बेसिस पे, तो ये हो गया। और साथ में इमरजेंसी का भी हो, मैंने बताया था कल इमरजेंसी क्या होती है, इंडिया में इमरजेंसी लगती है, कितने तरीके की इमरजेंसी होती है बताया था। तो यहाँ पे देखो इमरजेंसी भी लग रही है और एक्सेट्रा भी दे रखा है। तो इंडिया की एग्जाम्पल कौन सा हो गया, यानी इंडिया कैसा है, इंडिया है यूनिटरी, इंडिया है यूनिटरी, लेकिन इंडिया में अगर आप देखो तो बाइकैमरलिज्म भी है, ये चीज भी है इंडिया में, ठीक है। तो ये कहाँ आ जाएगा, बाइकैमरलिज्म इसके एक्सेट्रा में आ जाएगा, यानी यहाँ लिखा नहीं है, यानी ये हो गया। बाकी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया के पास है, ये भी यहाँ आ जाएगा। डिवीजन ऑफ पावर्स है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। टू गवर्नमेंट्स भी हैं, टू गवर्नमेंट्स भी है बेटा, ठीक है। और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बस ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन भी सुप्रीम है, ये वाला पॉइंट भी है। बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इंडिया दोनों है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, इंडिया दोनों है, चॉइस नहीं है इसमें कोई, आप दोनों भी हो सकते हो, कोई एक भी हो सकते हो, या दोनों में से कोई भी नहीं हो सकते। तो इंडिया के केस में इंडिया यूनिटरी भी है और इंडिया एक फेडरेशन भी है, याद रखना, बस यही एक डिफरेंस है ना, बस यही एक डिफरेंस है ना। तो कि एक डिफरेंस की वजह से इंडिया वो चीजें छोड़ देगा, बाइकैमरलिज्म है इंडिया के पास ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक चीज नहीं होने की वजह से आप किसी चीज को हटा नहीं सकते ना, कि मेरे पास मान लो कि 10 चीजें हैं और 11 चीजें मुझसे मांगी जा रही है, तो क्या एक चीज के बेसिस पे मुझे बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं होगा ना, एक चीज के बेसिस पे भी कंसिडर किया जाएगा। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, फेडरेशन एग्जाम्पल मेनली किसकी है, अगर सिर्फ फेडरेशन वर्ड में पकड़ो तो वो एग्जाम्पल है मेनली ऐसी कंट्रीज की जहां पे सेंटर ज्यादा पावरफुल, ठीक है। क्या इंडिया में सेंटर ज्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पे दो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में पावर बटी हुई है, सॉरी उल्टा बोल गया, फेडरेशन में दोनों गवर्नमेंट में पावर बटी हुई है, ठीक है, यही एक डिफरेंस है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक फेडरेशन की कमी है, यानी हमारे पास पावर बटी हुई नहीं है। लेकिन आप देखो हमारे पास लिस्ट है, अगर आप ध्यान दो तो लिस्ट है 3 तरीके की, कल ही पढ़ा था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कौन सी गवर्नमेंट क्या काम करेगी बता रखा है, तो एक तरीके से पावर बांट रखी गई है। लेकिन हाँ, किसकी ज्यादा पावर है किसकी कम पावर है, इस पे हम बहस आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर की ज्यादा पावर ये है बस। लेकिन वहां क्या होगा, वहां हर लिस्ट में ना बराबर काम बटा होगा। जैसे इसकी एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं प्रॉपर एग्जांपल कौन है फेडरेशन, वही यूएसए। यूएसए में ना सेंटर और स्टेट इक्वल एकदम बिल्कुल एक बराबर है, कोई फर्क नहीं है, यानी जो वहां का प्रेसिडेंट है और जो वहां का मेयर है स्टेट का, उनकी पावर सेम है। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, गवर्नर की पावर थोड़ी कम है और प्रेसिडेंट की ज्यादा है, सेम वहां पर है, लेकिन वहां पर मेयर और प्रेसिडेंट की पावर सेम है। बस प्रेसिडेंट अगेन 2-3 चीजों में प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा है, लेकिन स्टेट का जो मेयर है वो अपने फैसले खुद ले सकता है। और जहां पे भी कोई भी बंदा जो अपने स्टेट के फैसले खुद ले सके, समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, वो भी उतना ही पावरफुल हो गया ना। इंडिया में गवर्नर अपने स्टेट के फैसले खुद नहीं ले सकता, वो इन्फॉर्म करेगा पहले प्रेसिडेंट,
ठीक है, ये डिफरेंस है। इंडिया दोनों है, इंडिया इज एन यूनिटरी सिस्टम को भी फॉलो करता है और फेडरेशन को भी फॉलो करता है। फेडरेशन को डायरेक्ट फॉलो नहीं करता है, लिस्ट बना के फॉलो करता है, ये डिफरेंस है। और लेकिन जो प्रॉपर यूएसए एग्जाम्पल है फेडरेशन की, यूएसए में आपको यूनिटरी नहीं दिखेगा। एग्जाम में अगर आता है बेटा इंडिया कैसा है, यूनिटरी है, फेडरल स्टेट है, ठीक है, फेडरेशन मतलब फेडरल स्टेट है, या फिर इंडिया दोनों का ब्लेंड है, मिक्स है, या फिर कुछ कोई भी नहीं, तो आपका आंसर होगा दोनों का ब्लेंड है, दोनों मिक्स है इंडिया के अंदर, ठीक है। और अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन आता है या इनमें से वो नहीं आता, ब्लेंड वाला ऑप्शन नहीं आता कि दोनों का मिक्स है, पूछता क्या एक सही सेलेक्ट करो, तो ज्यादा सही आंसर होगा फिर आपका यूनिटरी। आप फेडरेशन नहीं लगाओगे, ठीक है, वहां पे यूनिटरी टिक लगाओ अगर दोनों का मिक्स नहीं पूछता। क्लियर हो गया? आगे चले। अब आइए, इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट है। इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री है, यानी इंडिया को कौन चलाता है, पार्लियामेंट चलाता है। इंडिया में ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट है, इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिफर्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। हमने ये चीज कहां से ली है, पार्लियामेंट वाला कॉन्सेप्ट ब्रिटिश से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, और किसको कॉपी करते हैं हम यहाँ पे, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनके सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अमेरिका के सिस्टम की जो गवर्नमेंट है, अमेरिका जिस तरीके से अपने प्रेसिडेंट वहां का जो गवर्नमेंट चलाता है, उसी सेम तरीके से हम यहाँ पे पार्लियामेंट को रन करते हैं। तो अमेरिका के पास जो होता है ना गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, वहां पे सीनेट होता है, सीनेट कहलाता है, ठीक है, जो उसके पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठते हैं, तो वहां वो सीनेट कहलाता है, ठीक है। इंडिया में वही चीज पार्लियामेंट कहलाता है, समझ रहे हो, वहां सीनेट, यहाँ पार्लियामेंट। क्लियर है? ब्रिटिश से लिया, आपको ये वाला पॉइंट भले याद रखो मत रखो, ये वाला याद रखो। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर, क्या क्या फीचर्स है पार्लियामेंट के, यानी पार्लियामेंट जहां पर भी होगा वहां पे क्या खासियत, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, दुनिया में जहां पर भी पार्लियामेंट होगा उसमें क्या खासियत होगी, तो देखिए यहाँ पे एक नॉमिनल हेड होगा और एक रियल हेड होगा। नॉमिनल हेड होगा, देखो एग्जीक्यूटिव लिख दो या हेड लिख दो, बात एक ही है। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब ही होता है हेड, ठीक है भाई। इंडिया में नॉमिनल दो तरीके के हेड है, इंडिया में एक हेड नहीं है, दो तरह के हेड है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, बाइकैमरलिज्म। देखो अगेन दो चीजें हो गई, एक हेड नहीं, यानी एक इंचार्ज नहीं, जैसे मेरी कोचिंग है तो मैं इंचार्ज नहीं, एक और कोई हेड है साथ में मेरे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, हम दो लोग संभालते हैं कुछ, ठीक है। अगर मैं अकेला हूँ तो मैं यूनिटरी कहलाऊंगा, और अगर मैं दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो फेडरेशन हो गया ना ऑटोमेटिक। डायरेक्ट फेडरेशन नहीं है यहाँ पे, इनडायरेक्ट फेडरेशन है, फेडरेशन की भी दो टाइप्स होती है, ठीक है। तो नॉमिनल कौन है, नॉमिनल मतलब होता है बेटा जिसका नाम चलता है, जिसका नाम चलता है, और रियल मतलब जिसका काम चलता है, समझ गए। जो काम करेगा, जो हेड काम करेगा उसे हम बोलेंगे रियल, और जिसका सिर्फ नाम चलेगा, भाई मेरी कंपनी है, चला मेरा मैनेजर रहा है, तो मेरा मैनेजर मेरी कंपनी का रियल हेड हो गया फॉर एग्जांपल। और मेरी कंपनी में बैठ के दुबई घूम रहा हूँ, मलेशिया घूम रहा हूँ, कमा हो रहा है, मेहनत वो कर रहा है, मेरा नाम है लेकिन कंपनी का नाम मेरे नाम पे, क्या बोला जाएगा, मुझे नॉमिनल हेड बोला जाएगा। इंडिया के केस में कौन है, इंडिया के केस में नॉमिनल हेड, जैसे कि फैज ने बोला प्रेसिडेंट होता है, तो लिख लो प्रेसिडेंट लिख लो, नॉमिनल। इंडिया में सबसे बड़ा हेड कौन है, जिसका नाम चलता है वो है प्रेसिडेंट, ठीक है, और जिसका काम चलता है वो है प्राइम मिनिस्टर, पीएम। ये दोनों बराबर हैं, एक ही लेवल पे हैं, दोनों ही हेड है कंट्री के। अगर आपसे पूछे ना इंडिया का हेड कौन है या इंडिया गवर्नमेंट का हेड कौन है, तो इंडियन गवर्नमेंट के और इंडिया के हेड है दोनों, प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी। प्रेसिडेंट का नाम चलता है, नॉमिनल है, और रियल है प्राइम मिनिस्टर, ये डिफरेंस याद रखना। अगर पूछता है हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, हु इज द रियल हेड ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन चाहे कुछ भी हो। हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का हेड बेटा होता है प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट उसी के नाम पे बनती है, ठीक है, गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। इंडिया का हेड पूछता है तो वो होगा आपका इंडिया का हेड। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि इंडिया का हेड कौन है, ना नॉमिनल लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ना रियल लिखा हुआ है, अगर पूछता है इंडिया का हेड कौन है तो भी प्रेसिडेंट होगा। इंडिया का हेड प्रेसिडेंट है, गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर, ये डिफरेंस याद रखना। सही है हसन, क्लियर बेटा, चलो बढ़िया है, क्लियर है। तो मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स, अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट में क्या होता है, मेजोरिटी फॉलो की, मैंने कल बताया था दो तरह की मेजोरिटी होती है, सिंपल और स्पेशल, है ना, जिसमें 75% और 50% पढ़ाया था मैंने, वो दोनों चीज यहाँ फॉलो की जाती है। कोई भी चीज पास कराना तो मेजोरिटी से पास होगी, ठीक है। और मेजोरिटी की टू टाइप्स मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है, सिंपल और एक है स्पेशल, ठीक है। लीडरशिप, देखो कौन लीडर होगा, कोई मैंने बोला कौन हेड होगा गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर, और साथ में उसके चीफ मिनिस्टर भी है स्टेट के अंदर हेड, स्टेट के अंदर। अच्छा कोई पूछता है कि स्टेट का हेड कौन है, स्टेट में हेड होता है आपका चीफ मिनिस्टर या गवर्नर। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, इंडिया का हेड कौन था, प्रेसिडेंट, तो स्टेट का हेड कौन होगा, गवर्नमेंट नहीं वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्टेट का हेड होता है गवर्नर। देखो स्टेट में नॉमिनल हेड कौन होता है, गवर्नर, और स्टेट में रियल हेड होता है चीफ मिनिस्टर। सेम है, जैसे यहाँ पे रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वहां पे रियल हेड होगा चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे रियल हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, तो स्टेट में कौन रियल हेड, वो नॉमिनल हेड होगा, वो होगा गवर्नर। यानी स्टेट का हेड कौन होगा, गवर्नर होगा। स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। गवर्नमेंट वर्ड लग जाएगा तो चीफ मिनिस्टर होगा। गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है डायरेक्ट, गवर्नर का अपॉइंटमेंट रिमूवल सब प्रेसिडेंट के हाथ, ठीक है। अब आइए, साथ में मिनिस्टर्स होंगे, पार्लियामेंट में कौन होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। मिनिस्टर्स में कौन कौन आते हैं, एमएलए एमपी, ठीक है, मिनिस्टर्स भी होंगे। और लोअर हाउस यहाँ पे
कभी भी डिसॉल्व हो सकता होगा, डिसोल्यूशन। लोअर हाउस जो है वो कभी भी खत्म किया जा सकता है। तो 2 हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो क्या लिख रहा है, लोअर हाउस को आप क्या कर सकते हैं, लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं, लोकसभा। लोअर हाउस का ही नाम है लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस, एल फॉर लोकसभा। और तो अपर हाउस तो दूसरा कौन सा होगा, एक लोअर है तो दूसरा कौन सा होगा, अपर हाउस। अपर हाउस किसको बोलते हैं हम, राज्यसभा को। बड़ा हाउस है यानी बड़ा घर है राज्यसभा, छोटा घर है लोकसभा। लोकसभा का दूसरा नाम याद रखना है तो कैसे याद रखोगे, एल फॉर लोकसभा और एल फॉर लोअर हाउस। तो दूसरा कौन हुआ, वो हुआ राज्यसभा। क्लियर है। तो क्या कह रहा है, लोकसभा जहां पे जिस पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा खत्म हो सकता हो, क्या हो सकता हो, खत्म हो सकता हो, खत्म। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा हाउस होगा, वो लोकसभा होगा। यानी जो खत्म नहीं होगा, जो खत्म नहीं होगा वो कौन सा हाउस होगा, राज्यसभा होगा। ऑटोमेटिक बात होगी ना, राज्यसभा कभी खत्म नहीं होता है। लोकसभा खत्म किया जा सकता है जब इमरजेंसी लगी हो इंडिया के अंदर, क्या इमरजेंसी के टाइम। अब आइए, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी, ये भी एक फीचर है। क्या कह रहे हैं, सिंथेसिस मतलब होता है मिक्स। ठीक है, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट सॉवरेनिटी तो फॉलो करती करती है, साथ में जुडिशरी का भी बहुत बड़ा रोल है। पार्लियामेंट तो अपनी जगह है, जुडिशरी भी मौजूद है। जो पार्लियामेंट कुछ गलत अगर करती है, नेता या उसके लोग अगर कुछ गलत कानून बनाते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो उनको कौन रोक सकता है इंडिया में, किसके पास पावर है, सिर्फ एक ही जगह है जहां पर उनको रोका जा सकता है, वो जुडिशरी यानी जज। जो जज बैठे हैं ना, इनके पास पावर है उनको रोकने की। तो जहां पे पार्लियामेंट होगा वहां पे जुडिशरी भी उतना स्ट्रांग होगा। कहने की बात ये, जहां पार्लियामेंट स्ट्रांग होगा वहां जुडिशरी भी स्ट्रांग होगा। तो क्या लिखा है, जुडिशरी सुप्रीम है। पार्लियामेंट गवर्नमेंट बनाने का काम करती है, पार्लियामेंट लॉ बनाने का काम करती है, लेकिन उसके भी ऊपर कौन बैठा है जो उसे चेक कर सकता है, उसके भी ऊपर कौन है, उसके ऊपर सुप्रीम। सुप्रीम मतलब होता है सबसे टॉप पे कौन है, सबसे टॉप पे है जुडिशरी, जुडिशियल जजेस। उसमें भी कौन से 3 हाउसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, तो ये है जो रोक सकता है आपके पार्लियामेंट को। कौन, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो रोक सकता है। हाँ, अब बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबॉर्डिनेट कोर्ट भी वही होता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट भी वही होता है, बस दूसरा नाम है, सबॉर्डिनेट कोर्ट लिख दो। ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट लिख दो। अब आइए, अब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि पार्लियामेंट ब्रिटिश से जुड़ा हुआ था, और जुडिशरी हमारी कहाँ से ली गई है, देखो जुडिशरी हमने ली है अमेरिका से, यूएसए से। हमने पहले भी पढ़ा बोरोइंग्स में। जुडिशरी हमने कहाँ से ली है, यूएसए से ली है। और ये पार्लियामेंट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ये हमने ऊपर भी पढ़ा, ऊपर वाली लाइन में भी। ठीक है, जुडिशरी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। क्लियर है, ये डिफरेंस है। अब आइए, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट, ये मैंने बता दिया। जुडिशरी हमारी कैसी है, मिलजुल के काम करती है। इंटीग्रेटेड मतलब मिलजुल के काम करना, और इंडिपेंडेंट मतलब हर लेवल पे अपना काम करना। सुप्रीम कोर्ट का काम बटा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगी, हाई कोर्ट अपना काम करेगी और लोअर कोर्ट अपना काम करेगी। पर अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ हाई कोर्ट से पूछना है तो वो पूछ सकती है भाई, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से पूछ के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट, हाई कोर्ट अपने फैसले ले सकती है, हाई कोर्ट में जो जज बैठा है वो अपना फैसला लेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के जज को फोन नहीं करेगा यार मैं फैसला ले रहा हूँ ले लूँ, ऐसा नहीं करेगा। तो जो फैसला लेना है वो ले लेगा। इसका मतलब होता है यहाँ के जजेस, हर लेवल के जजेस, यानी जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हर लेवल के जजेस अपना अपना फैसला ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और अगर कोई मसला फंस रहा है तो ये जो छोटी कोर्ट है ये अपनी बड़ी कोर्ट से पूछ सकती है, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है तो। और अगर इसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये अपनी बड़ी कोर्ट से पूछ सकती है। इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड, यानी एक दूसरे से मिलकर काम करना। क्लियर हो गया। हाँ, जुडिशियल वो सिर्फ कानून को चेक करना, कानून को चेक करना, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि ये सब मिलकर काम कर सकते हैं। कौन सा, जुडिशरी 1935 एक्ट से लिया गया है, देखो। हाँ, ये तो लिखा है यहाँ पे, जुडिशियल सुपरमेसी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, लिखा हुआ है इसके अंदर साफ साफ। रुको देख लेते हैं अमेरिका वाला कहाँ है इसके अंदर, रुको। अगर कंफ्यूजन है तो अभी दूर किया जाएगा ना। यूएसए कहाँ है, तीसरे नंबर पे, देखो यूएस। अरे यार रुक जा, फंडामेंटल राइट्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो यार यहाँ पे है तो। अरे मैंने कौन सा वर्ड यूज किया बेटा, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट, कहाँ दे रखा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब तुम जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हो, भी यूएस में है। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ जुडिशरी, देखो जुडिशरी का सिर्फ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट जो है, यानी जुडिशरी कैसे क्या होगी क्या नहीं होगी वो दे रखा है कहाँ पे, यानी सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी, उसकी हायरार्की, ये सारी चीजें दे रखी है। मतलब हर एक चीज जुडिशरी की कहाँ से ली गई, वो ली गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, उसके अलावा सिर्फ एक चीज, जो ये क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाली चीज हमने कहाँ से ली है, एक चीज उसमें से अमेरिका से ली है। तो बेटा वही चीज तो अमेरिका से जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वहां आंसर आपका अमेरिका होगा। अब उसके अलावा कुछ भी पूछता है कि जुडिशरी में और चीजें कहाँ से ली गई इंडिपेंडेंट को छोड़ करके, तो आपका आंसर होगा पहला वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज मैंने बताया था ना, कई सारी चीजें कई बार ली गई, पार्लियामेंट भी कई बार लिया गया इसके अंदर। ठीक है, तो जो चीजें कई बार ली गई तो डिफरेंस समझना कि किस चीज में क्या चीज ली गई है, ये चीज जरूर आपको पढ़ना है ना। अब ये कितना आसान है, इसमें क्या फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऊपर नहीं ली गई, अभी ली गई यहाँ ली, लेकिन यहाँ क्या लिया गया सस्पेंशन, ऐसी जुडिशरी ऊपर भी लिया गया नीचे भी लिया गया, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाला पॉइंट लिया गया, वहां नहीं लिया गया इंडिपेंडेंट वाला पॉइंट। ठीक है, ये डिफरेंस। आगे चलते हैं। ओके,
तो ये वही चीज लिखी हुई मैं पढ़ दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, इंटीग्रेटेड है, मिलजुल के काम करती है। उसके बाद हाई कोर्ट आती है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आती है, देन हाई कोर्ट आती है। हाई कोर्ट कहाँ होती है? स्टेट में होती है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ होती है? सेंटर में होती है। ठीक है, सेंटर में होती है, ये स्टेट में होती है। उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट, जिसको हम लोअर कोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो सबॉर्डिनेट कोर्ट के नीचे भी आप अदर से लोअर कोर्ट बोल सकते हैं, या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट और अदर लोअर कोर्ट भी लिख सकते हो, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है सेंटर। ठीक है, एक ही बात है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। अपील मतलब जहां फाइनली, जैसे मान लो आपका लोअर कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, यानी वहां के जजेस भी आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप कहाँ जा सकते हो? आखिरी अपील कहाँ करोगे? अपील मतलब कहाँ जाके फरियाद लगाओगे अपनी, कि साहब ये मेरी गुहार है, ये सुन लो। वो कहाँ होगा? वो फाइनली आप सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी कोर्ट तक जा सकते हो। उसके बाद ये वाला लाइन अंडरलाइन करना, ये बहुत मेन एग्जाम के लिए, ये एमसीक्यू में भी आता है कि गारंटर किसे बोलते हैं? गारंटर किसका? फंडामेंटल राइट का। और गारंटर किसका? सिटीजन का। और साथ में गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? क्या चीज? गार्डियन। गार्डियन मतलब होता है जैसे पेरेंट्स हो गए आपके। ठीक है, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला कौन है? यानी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में कुछ गड़बड़ होती है तो उसको कौन सही करेगा? और दूसरी चीज, फंडामेंटल राइट जो आपकी वो होती हैं, गड़बड़ होती हैं, उनको कौन बचाएगा? उन सबको बचाने का काम किसका है? जो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट। ये है गारंटर, यानी वन वर्ड, गारंटर और गार्डियन दोनों कौन है? सुप्रीम कोर्ट। एग्जाम में आता है कि गारंटर कौन है, गारंटर में आपको क्या टिक लगाना है? सुप्रीम कोर्ट। अगर पूछता है कि भाई गार्डियन कौन है, तो भी आपका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट, और आंसर मत लगा। सही है? हाँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं बेटा, पहले तो अपने यहाँ जस्टिस लोगे ना। नहीं बेटा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिर्फ दुनिया के जो मसले हैं ना, दुनिया के गवर्नमेंट्स के जो मसले हैं वो सुलझाने का काम। आम आदमी के मसले नहीं सुलझाती है। हर कोर्ट का अपना काम होता है ना। इंटरनेशनल कोर्ट की बात कर रहे हैं, जो कि बाहर है इंडिया के। ठीक है, तो उसमें ना दुनिया के जो लीडर्स है ना, लीडर्स में दुश्मनी चल रही है। जैसे अभी वो गाजा पे अटैक चल रहा है, ठीक है, अमेरिका अटैक कर रहा है कोई, तो वहां के जो मसले सुलझाने ना, वो आप अपनी अपनी कोर्ट में नहीं सुलझाओगे, उसके लिए आप जाओगे इंटरनेशनल कोर्ट। वहां पे जो जज बैठा है ना, वो वहां पे फैसला देगा कि क्या करना है। लेकिन जज खुद से केस नहीं ले सकता ना, आपको वहां पर भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जाओगे तभी फैसला होगा। वहां कोई जा ही नहीं रहा, तो वहां कोई फैसला हो ही नहीं रहा। कोर्ट खुद से थोड़ी घर पे आके बोलेगी कि भाई आओ तुम्हारा फैसला करते हैं, तुम्हारी क्या लड़ाई चल रही है। जज इतना खाली तो बैठा नहीं, घर घर जाके पूछ रहा है तुम्हारी क्या लड़ाई हुई, तो सुना मैंने है। क्या चीज? तुम्हारी जगह कोई भी कर सकता है, लेकिन एसोसिएटेड होना चाहिए तुमसे। अगर तुम्हारे पे कोई प्रॉब्लम है या तुम केस नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा कोई भी रिलेटिव या कोई फ्रेंड कर सकता है तुम्हें। हाँ। हाँ, ऑब्वियसली बात है, जो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव वो वही केस करेगा ना, कोई भी जाके थोड़ी कर देगा ऐरा जरा। मैं उठ के चला जाऊँ, मैं थोड़ी कर दूंगा केस, मेरी कौन सुनेगा? तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर होगा, जो भी, अब वो खुद प्रेसिडेंट जाए, प्राइम मिनिस्टर जाए, या किसी और को भेजे, जिसको भेजा जाएगा वही करेगा, जिसको लेटर दे करके भेजा जाएगा, इससे कोई नहीं जाएगा, है ना। अब आ जाओ फंडामेंटल राइट्स। तो हमारी फंडामेंटल राइट्स सबसे मेन चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे पास टोटल कितनी फंडामेंटल राइट्स अंडरलाइन करो? 6 है हमारे पास। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 6 है, और कौन सी 6 है ये लिखेंगे आपके सामने। राइट टू इक्वलिटी है, जिसका लॉ नंबर लिखा हुआ आपके सामने, आर्टिकल नंबर 14 से 18 है। राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके बाद कल्चरल एजुकेशनल राइट है, और लास्ट में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ये हमारी 6 राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या चीजें हैं ये? एक सेकंड। आगे पीछे निकाला उन्होंने, आगे पीछे निकाला उन्होंने प्रिंट। फोर पे प्रिंट कैसे हो गया? हाँ, हमारी बात करो। तो हाँ भी आपके यहाँ से जेरोक्स कराते हैं, बता रहे हैं। 1 रुपए, 1 रुपए। अच्छा, तो देखिए कितना देना है आपको? 30 में पूरे? ठीक है, नहीं 4 रुपए यार। आज 2 साल बाद कर रहा है प्रिंट मैंने बाहर। तो तुम्हारे जो पेपर निकालता हूँ ना, ये 10 पेज के टेस्ट पेपर, वो करवाया मैंने इंटर से शॉप। और फिर प्रिंट, वो पेन ड्राइव, अरे मेरा खराब हो गया। हाँ, वो तो है, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, वही तो मैं चौंक गया, तो 30 रुपए
यार वो मैं यहाँ पे ऐसे निकाल लेता हूँ 10 10 पे। एक सेकंड में यार पता नहीं चलता है, यहाँ पे निकाल लो तो तब वो भी इतना महंगा पड़ गया। चलो, तो 15 यार इसकी आ जा रही है। भाई उन्हें दिखा दो, बोलो कि ये कर दिया, कर दिया। चलिए ऑनलाइन क्लास को सॉरी आगे बढ़ते हैं जरा, 1 मिनट का काम आ गया था मुझे। तो मैं बता रहा था फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 6 यानी कि बेसिक अधिकार है जो आपसे सरकार गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती, कोई भी नहीं आपसे छीन सकता है। ठीक है, कौन कौन से? जैसे आपके पास इक्वलिटी का हक है, ये इंडिया में सब बराबर है, किसी को आप ये नहीं बोल सकते कि वो बराबर नहीं है या वो दूसरी कास्ट का है तो वो बराबर नहीं है, दूसरी रीजन का बराबर नहीं है, सबको बराबर ट्रीट करना है। ठीक है, यानी कोई अगर मान लो कि कोई दलित है और कोई पंडित है तो वो भी बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कहने का क्या मतलब है बराबर कैसे? पुलिस को अगर केस लिखना है, दोनों के साथ एक ही क्राइम हुआ, दोनों के साथ मर्डर हुआ है, दोनों की फैमिली में मर्डर हुआ है, दोनों का केस लिखना है, तो पुलिस मान लो दलित का केस नहीं लिख रही है और पंडित का केस लिख रही है, ऐसा पुलिस नहीं कर सकती, उसको इनका भी केस लिखना होगा और उनका भी केस नहीं, इक्वलिटी दिखानी होगी। ठीक है, रेस्टोरेंट में काफी रेस्टोरेंट में लिखा होता है कि भाई ये लोग नहीं इंटर करेंगे, वो लोग इंटर करेंगे, सिर्फ ये लोग खा सकते हैं, वो लोग नहीं खा सकते, आप काले हो तो नहीं खा सकते, आप गोरे हो तो खा सकते हो, ये सब आप चीज नहीं कर सकते। कोई भी धर्म का किसी भी जाति का कोई भी बंदा आके खाना खा सकता है रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो इक्वलिटी हर जगह होनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कोई रोकता है तो कॉन्स्टिट्यूशन पे सजा देगा उसको, यानी आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वाला कर सकते, गवर्नमेंट की बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट रेस्टोरेंट नहीं होते बेटा, रेलवे स्टेशन पे जो रेस्टोरेंट होते हैं, एयरपोर्ट पे जो होते हैं, सबका टेंडर गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, कैंटीन जो होती हैं गवर्नमेंट की होती है। मैं रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दे बेटा, पार्क जाते हो, पार्क मेरे घर के थोड़ी है, पार्क तो गवर्नमेंट के है ना। पार्क के बाहर में बोर्ड लगा दूं कुत्ते और काले लोग अलाउड नहीं है इसके अंदर, तो भले ही मैंने पार्क बनवाया वो गवर्नमेंट से जमीन लेकर के, लेकिन गवर्नमेंट को उस पर शेयर है अगर, तो मैं नहीं लगवा सकता क्योंकि इक्वलिटी इंडिया के अंदर कोई भी उस पार्क में आ सकता है। हाँ, मेरे घर के अंदर मैंने एक पार्क बनवा रखा है, उसमें कोई नहीं आ सकता, वो मेरे घर का है ना। जब तक मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा वो मेरे घर में आके झूला नहीं झूल सकता। भाई पता चला गेट खुला तो हमारे घर में झूला पार्क है, वो तो गवर्नमेंट ने हक दिया तो मैं घर में तुम्हारे झूला झूलूंगा, ऐसा थोड़ी कोई मेरे घर में आके झूला झूल के चला जाएगा। समझ रहे हो, तो गवर्नमेंट की जगह की बात होगी। सिटी मॉल्स, मॉल्स जो होते हैं, मॉल्स में कोई भी जा सकता है, मॉल्स में आप नहीं रुक सकते, मॉल्स मॉल्स क्या गवर्नमेंट प्राइवेट भी होंगे अगर, वो भी आप नहीं रोक सकते। क्यों? कि मॉल्स पब्लिक, जो भी चीज पब्लिक के लिए खोली गई है ना वहां आप नहीं रोक सकते, सिंपल वर्ड में सॉरी। मॉल्स किसके लिए खोले जाते हैं? किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए तो आप नहीं खोल सकते ना, कि नहीं सिर्फ सिर्फ लड़के ही लड़के आएंगे, लड़कियां नहीं आएंगी इस मॉल में, ऐसा कोई मॉल तुमने सुना है कभी? नहीं ना, तो ये चीज आप नहीं कर सकते, करोगे तो फिर बंद कर दिया जाएगा आपका ये सारा। फ्रीडम है आपको, आजादी है हर तरीके की, इस तरीके की आपको बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी है, कपड़ा पहनने की आजादी है, ये सब आजादी आपको कोई छीन नहीं सकता, आने जाने की आजादी है। इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, घर खरीद सकते हो, पैसा है तो ऑब्वियसली बात है, पैसा तो चाहिए होगा ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोके उसे। एक्सप्लॉइटेशन, किसी के साथ आप गलत काम नहीं करवाओगे, किसी से बिना बात का झाड़ू पोछा नहीं करवाओगे, काम करवाओगे तो उसको पैसे दोगे, उससे कोई फ्री में टीचिंग नहीं करवा सकता। ठीक है, किसी वकील से कोई फ्री में काम नहीं करवा सकता, जो भी आप काम करवाओगे उसका पैसा दोगे। किसी बच्चे से आप ढाबे पे काम नहीं करवाओगे, ये सारी चीजें एक्सप्लॉइटेशन में। बच्चों को देखा है आपने काम करते हुए ढाबों पे? ठीक है, वो क्रिमिनल ऑफेंस है, जिस भी ढाबे वाले ने वो काम करा रहा है ना, तो उसको अलाउड नहीं है, उसको जेल हो जाएगी अगर आपने कंप्लेन कर दी तो। छोटे छोटे बच्चे गलत है, 14 साल से कम के बच्चों को ढाबे पे काम नहीं करना है। ठीक है, उसके बताओ रिलीजन, आप भाई अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो और कोई दूसरे रिलीजन वाला आपके रिलीजन में जबरदस्ती घुस नहीं सकता है, ये भी आपका फ्रीडम है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आप किसी को जबरन अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबरन वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, जबरदस्ती। कोई अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको देख रहा है और आपका रिलीजन उसको पसंद आ रहा है, कोई फॉलो करना चाहे तो कोई बात नहीं है। मुझे आपका रिलीजन अच्छा लगा, मैंने हिंदुज्म अपना लिया कल को। ठीक है, तो मेरी चॉइस है, आपने मुझसे बोला नहीं कि सर आप मेरा हिंदू रिलीजन अपना लो, बोला आपने मुझसे अभी बोला कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमारे लिए, कैसे मैं आ जाऊँ तुम्हारे यहाँ, तो सर ये प्रोसेस होता है, मंदिर है ये इस तरीके से, जो भी प्रोसेस होता होगा तुम मुझे बताओगे, मैं आकर के वहाँ पे पुजारी से कन्वर्ट हो जाऊंगा। सेम इस्लाम में किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना है कि भैया नहीं तुम मुझे तुम अगर यहाँ रहना चाहते हो इस अलीगढ़ में तो तुम्हें मेरा रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो गलत है। समझ, अपनी मर्जी से मैं करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसमें दे रखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं। इसके बाद क्या है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, सबको अपने कल्चर के हिसाब से पढ़ने का हक है। भाई मैं अपना हिंदू की किताब पढ़ना चाहता हूँ मैं पढ़ सकता हूँ, आप मुसलमान वाली किताब पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, कोई भी नहीं रोकेगा। मेरी बेटी आ गई है बीच में, आ जाओ आ जाओ, हेलो बोलो सबको, सबको हेलो बोलो, तो आप ही भी हैं, भाई भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। तुम भी क्लास करोगी? भी क्लास करोगी, मेरी पढ़ाई करोगी? हैं, पढ़ाई करोगी? चलो बैठो, शोर मत करना लेकिन। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या है, ये एजुकेशनल राइट भी है, हमको पढ़ने का तो हक है।
एमयू जैसे है, या कोई भी बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो हिंदू यूनिवर्सिटी लिखा होता है तो सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे, या मुस्लिम यूनिवर्सिटी लिखा होता है सिर्फ मुस्लिम पढ़ेंगे, हिंदू नहीं पढ़ सकते इसमें। ये जो हक हमको मिला है ना कि मुस्लिम भी पढ़ सकते हैं, हिंदू भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, वो हमको दिया इसने एजुकेशनल। हाँ, अगर ये नहीं होता तो हम चाहते, गवर्नमेंट चाहती तो एक हिंदू का अलग कॉलेज बनाती और एक मुस्लिम का अलग कॉलेज बनाती। ठीक है, सब कुछ। बेटा इस बार इंट्रेंस दोगी तुम? इंट्रेंस दोगी? गुड, कंपटीशन बढ़ गया तुम लोगों का। ठीक है, चलो। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की कोई एज लिमिट नहीं है अब लॉ में, ये भी दे सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेरे अब्बा भी दे सकता है, कहने की बात है 75+ है, वो भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई एज लिमिट रही ही नहीं अब। तो 18 तो होना जरूरी है बेटा, लिखा नहीं है लेकिन 18 तो होना जरूरी है ना। हाँ, जिसकी डेथ होगी वो भी नहीं दे सकता है, तो मर गया। 12th कंपल्सरी, मतलब 18 12th में, मैं मान के चलूँ 12th में आपने 18 कर लिया होगा, सॉरी उल्टा बोला, 18 साल में 12th कर लिया होगा आपने। उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको कुछ हक दिए गए, वही जो मैंने बताया था 5 तरह की रिट दी हुई। उसमें हम किसी ऑफिसर को भी खड़ा कर सकते हैं कि भैया तुमने ये काम अपना क्यों नहीं किया, जाके ये काम करो, है ना। ये सारी, बेटा आप जाओ खेलो, आप जाओ खेलो, जाओ के साथ खेलो। हाँ ठीक है, बाय। तो ये सारी चीजें हैं, क्लियर हो गया। ये हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो वो मेरे जुरिट बता रहा था आपको, तो किसी के साथ अगर गलत हुआ, तो एग्रीड मतलब होता है गलत जिसके साथ हुआ। ठीक है, तो उसको क्या है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टेरियन, क्यू वारंट। ये 5 राइट मिली हुई है। ये वो एप्लीकेशन है जिनकी मैं बात कर रहा था, जिसके जरिए आप पुलिस के खिलाफ अगर केस नहीं कर सकते, तो इसमें आप पुलिस के खिलाफ भी केस, पुलिस वाला आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो आप यहाँ पे आप किसमें करते हो, कैसे करते हो, वो मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ। कोई ऑफिसर है, बहुत बड़ा ऑफिसर है गवर्नमेंट का, कोई नेता है, सबके खिलाफ आप केस कर सकते हो यहाँ, इन चीजों। और ये कहाँ करोगे केस? आप केस कहाँ करोगे? पुलिस थाने में नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप जाके केस करो। ठीक है, अब आओ। उसके बाद हमारे पास खासियत क्या है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी जो मैंने कल बताया था, गवर्नमेंट के भी कुछ हक होते हैं, वो गवर्नमेंट के हक यहाँ दे रखे हैं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के हक जो है, यानी गवर्नमेंट अगर कोई चीज खुद से करती है, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, ये डीपीएसपी मतलब होता है जो गवर्नमेंट का हक है। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या है, लिख दे रहा हूँ, हक, गवर्नमेंट का हक, सिंपल, यानी गवर्नमेंट की जो चीज जरूरी है। नॉन जस्टिसेबल, यानी कि इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी अगर गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जाओगे। ठीक है, लेकिन सर आपने तो बताया ऑफिसर के खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं। ऑफिसर को कोई काम असाइन किया गया था और उसने तब वो काम नहीं किया, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को कोई काम दिया ही नहीं गया, गवर्नमेंट खुद से कोई काम करना चाह रही है और उसने खुद से सोचा कि मैं करूंगी गवर्नमेंट, और उसने नहीं किया, जैसे अनाउंस किया था बीजेपी गवर्नमेंट ने एक जमाने में कि अगर हमारी सरकार आई 2014 में, तो हम सबके अकाउंट में कितने 2 लाख रुपए देंगे, कितना था, 15 लाख, चलो मुझे नहीं याद है, ठीक है 15 लाख देंगे, उन्होंने नहीं दिया, तो क्या आप गवर्नमेंट को आप जेल में भेज सकते हो? पूरी गवर्नमेंट के लोग कहते हैं ना यार गवर्नमेंट ने धोखा किया, ये किया, वो किया। भाई वादे करना उनका काम है, वादे किया, वो डीपीएसपी के अंदर उन्होंने वादे किया, लेकिन उन्होंने उस वादे को पूरा करने का कोई डेट तो बताई नहीं थी। अब भाई गवर्नमेंट ये कह रही है कि अभी भी वो कह रही है कि हम देंगे 15 लाख, हम कहाँ जा रहे हैं, हम अगले 15 साल हम ही हैं, जब जाएंगे तो दे जाएंगे तुमको, कोई डेट तो नहीं बोली ना उन्होंने, समझ रहे हो? तो चीजें सुननी चाहिए। लोग लड़ने लगते हैं, यार उन्होंने तो बोला था देंगे, हमारे अकाउंट में 1 रुपए नहीं आया, तो भाई उन्होंने डेट तो नहीं बताई थी आपको। अब यहाँ क्या बात है, यहाँ आपके साथ डेट के साथ बात हुई है, 23 दिन तक, हाँ बिल्कुल एग्रीमेंट हुआ होगा, एग्रीमेंट टूटा होगा, यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने किया है, तब उसने कोई काम नहीं किया तो आप उसको खड़ा नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? ठीक है यार, मजेदार है कॉन्स्टिट्यूशन या मुश्किल है? मजेदार है, चलो मजा आना चाहिए, क्योंकि यही आपकी जिंदगी भर काम आएगी। ठीक है, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी यहीं तक है, का साथ 12th के बाद, इस एंट्रेंस के बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको पढ़नी ही नहीं, खत्म होगी, ये पढ़ना है आपको। हाँ, जुडिशरी का एग्जाम जब 5 साल बाद दोगे, तब एंट्रेंस जब दोगे तब, अभी 5 साल तो तुमको ये पढ़ना है। ठीक है, यही सब्जेक्ट पढ़ना। अब आ जाओ मिनर्वे मिल्स केस पे आओ। एक केस है ना, आप लॉ में आ गए हो, तो आप जो बीए वाले हैं, जो ऑनलाइन है, वो बीए वाले इस केस को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लॉ वाले मुझसे जुड़े हुए हैं वो मिनर्वी मिल्स केस पढ़ेंगे। क्या कहलाते हैं इस तरह के जो केसेस आते हैं, उन्हें बोलते हैं लैंडमार्क केस। लैंडमार्क केसेस, लैंडमार्क केसेस यानी जो बहुत मशहूर केसेस हैं इंडिया के, लैंडमार्क लिख लेना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला, इंडियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो यहाँ अंडरलाइन, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। और एक चीज ये अंडरलाइन करो, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी एक लड़ाई चल रही थी, अब कोई जब केस कब आता है, टीबी केस किसके बीच में था, गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट्स के बीच में था। इसमें गवर्नमेंट कह रही थी कि कौन ज्यादा ताकतवर है, ये लड़ाई चल रही थी कि ताकतवर कौन, फंडामेंटल राइट ज्यादा ताकतवर है या डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ज्यादा ताकतवर, यानी गवर्नमेंट वाली राइट ज्यादा ताकतवर है या सिटीजन वाली राइट ज्यादा ताकतवर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि दोनों ही बराबर हैं, दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है, ना ये ज्यादा ताकतवर है ना वो ज्यादा ताकतवर। और ये किस केस में बोला गया, उस केस का नाम क्या था, मिनर्वा मिल्स। एग्जाम में अगर आता है किस केस में बोला गया कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के बीच में बैलेंस हमेशा रहना चाहिए, वो बोला गया मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो। और साथ में इसमें ये भी बोला गया, क्यों, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने कल बताया था, परसों भी बताया था आपको,
बेसिस स्ट्रक्चर वो होता है जो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनते टाइम आपने लिख दिया, वो लिख दिया, वो चेंज नहीं होगा। ये चीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम में लिख दी गई थी, तो ये चेंज नहीं होंगी। ठीक है। हाँ, फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो सकता है आर्टिकल 21 से, वो मैं बताऊंगा अभी वहां पे जब जाऊंगा। अब देखिए एक नया चैप्टर आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें मैं बताऊँ आज कहाँ तक हम पढ़ेंगे। ओके, ये वाली चीज हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, या फिर मैं सोच रहा हूँ यार यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि 1:30 बजे तक का ही बोला था मैंने आपको। एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, तो इसको और अगले वाले पेज को फंडामेंटल ड्यूटीज को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने 2 चीजें कंप्लीट कर ली, बल्कि आज हमने फंडामेंटल राइट्स वाले पॉइंट कंप्लीट कर लिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाली भी कुछ पॉइंट कंप्लीट कर ली। कल बचा एक नया चैप्टर ड्यूटीज। तो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।